दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, तो बात आज कर्नाटक की और येदियुरप्पा की। बीजेपी हाईकमान ने पहली सफलता तो हासिल कर ली है, यानी कि येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर। लेकिन जो आगे का रास्ता है वो रास्ता उतना आसान नहीं है, क्योंकि येदियुरप्पा त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत नहीं थे। येदियुरप्पा एक लिंगायत समुदाय के जॉइंट लीडर हैं कर्नाटक के। उनको हटाने के बाद क्या बीजेपी 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उस विधानसभा चुनाव में अपने परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो पिछली बार की तरह यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह क्या बीजेपी उस परफॉर्मेंस को पा सकेगी? ये सारे सवाल बीजेपी के सामने हैं। और बीजेपी हाईकमान जब मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में येदियुरप्पा का जो सक्सेसर जिसे भी चुनेगा, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि येदियुरप्पा के साथ लिंगायतों का 17% जो वोट शेयर है उसका समर्थन था। जो बाकी नेता हैं वो राजनीति में अभी जो अपेक्षाकृत हैं वो लाइट वेट नेता हैं, और कुछ ऐसे नेता हैं जिनका कि अपने ज़िला अपनी कंस्टिट्यूंसी से ज़्यादा वजूद नहीं है। तो वैसी स्थिति में बीजेपी के सामने जो आगे का रास्ता है वो काफ़ी कांटों भरा रास्ता है। लेकिन शुरुआत करते हैं येदियुरप्पा से। येदियुरप्पा ने आखिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बीजेपी हाईकमान कई महीनों से ये कोशिश कर रहा था कि येदियुरप्पा की जगह पर किसी यंगर पॉलिटिशियन को, जो युवा हो, उसे राज्य का नेतृत्व दिया जाए, और जो कि 2023 के विधानसभा चुनाव में राज्य का नेतृत्व करे, राज्य को आगे लीड करे। अब सवाल जो है कि येदियुरप्पा का विकल्प कौन होगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कई सारे ऐसे नाम जो चल रहे हैं, कई सारे ऐसी जो अटकलबाजियां हैं, उसमें सबसे पहले तो बीजेपी हाईकमान एक ऑब्जर्वर भेजेगा, 2 ऑब्जर्वर जाकर वहां पर विधायकों से मिलेंगे, और उसके बाद बीजेपी हाईकमान जो नाम देगा ऑब्जर्वर को, वो विधायकों के बीच में उस नेता का चयन होगा जो येदियुरप्पा की जगह लेगा। लेकिन येदियुरप्पा की जगह लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि येदियुरप्पा 4 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार अपोजिशन यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, 3 बार बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, 1 बार सांसद रहे, और 8 बार से ज़्यादा वो एमएलए के रूप में चुने गए। और जिन्होंने, आप अगर याद करें कि बीजेपी की जड़ें कर्नाटक में जमाने में येदियुरप्पा का सबसे बड़ा हाथ है, और कर्नाटक में बीजेपी को येदियुरप्पा बीजेपी भी कहा जाता है, क्योंकि येदियुरप्पा की वजह से ही बीजेपी कर्नाटक में है। बाकी अगर माइनस येदियुरप्पा जब ऐसा हुआ है तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी उस संख्या बल पे गिर गई है। जैसे 2013 का उदाहरण लें कि येदियुरप्पा ने जब अलग पार्टी बना ली थी तो बीजेपी जो 2008 में 108 सीटें पाई थी वो घटकर 40 सीटों पर आ गई थी 2013 में। तो यानी कि माइनस येदियुरप्पा बीजेपी का वजूद नहीं रहा है कर्नाटक में। तो इसलिए येदियुरप्पा को हटाना एक बहुत बड़ा गैम्बल हो सकता है बीजेपी हाईकमान के सामने। लेकिन चूंकि बीजेपी हाईकमान ने यह गैम्बल उठाया है, ये रिस्क उठाया है यंगर लीडरशिप को मौका देने के लिए, तो उसे बहुत ही कॉशियस रहना होगा, क्योंकि अगर लिंगायत वोट बैंक बीजेपी से खिसकता है तो बीजेपी एक तरह से फिर से उसी 40-45 वाली सीटों की स्थिति पर आ पहुंचती है। अब सवाल है कि जो बीजेपी हाईकमान के सामने इस समय जो नाम है उसमें लिंगायतों में से बोम्मई साहब के, एसआर बोम्मई जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे जो इस समय वहाँ पे गृह मंत्री हैं, उनका नाम है। इसके अलावा मुरुगेश निरानी जो कि माइनिंग मिनिस्टर हैं, उनका नाम है कि वो भी एक दावेदार हो सकते हैं, और चूंकि वो बिजनेसमैन भी हैं और अमित शाह से उनकी नज़दीकी भी है, तो वो भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं मुख्यमंत्री की दौड़ में। और इसके अलावा लिंगायतों में से और कई सारे नाम हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान लिंगायतों के अलावा दूसरे ऑप्शन पे भी विचार कर रहा है, जिसमें कि ब्राह्मण समुदाय से प्रहलाद जोशी, BL संतोष जैसे नाम हैं। अगर वो किलिंगा से समुदाय से माना जाए तो CT रवि हैं जो कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन कोई भी नाम जिसका चयन होगा उसमें बीजेपी हाईकमान के सामने वो पैरामीटर निश्चित रूप से रहेगा कि लिंगायत वोट बैंक जो अब तक बीजेपी के साथ रहा है, अगर वो बीजेपी से खिसकेगा, क्योंकि लिंगायतों की अगर हिस्ट्री को देखें तो लिंगायत ने हमेशा एक
जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रहा है, स्ट्रॉन्ग मजबूत लीडर रहा है, उसको बैक किया है। किसी कमज़ोर नेता के साथ में लिंगायतों ने अपने को एसोसिएट नहीं किया है। आप अगर देखें कि कर्नाटक के इतिहास में जो 22 मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें से 9 मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय के रहे हैं। और 1940 के बाद से अगर कर्नाटक राज्य जब बना उसके बाद से ज़्यादातर समय कर्नाटक में कांग्रेस का राज रहा, लेकिन लिंगायतों का जो मोहभंग कांग्रेस से शुरू हुआ वो देवराज उर्स के ज़माने से हुआ, जो 1970 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चूँकि देवराज उर्स ने एक फार्मूला सोशल कॉम्बिनेशन, एक अर्थमेटिक निकाला था कि किस तरह से जो पिछड़ी जातियां हैं, वो खुद पिछड़ी जाति से आते थे, तो पिछड़ी जातियों के साथ मुस्लिम, दलित, इन सबको मिलाकर एक क्रेडिबल वोट बैंक बनाया जाए, और लिंगायतों का मोहभंग वहाँ से शुरू हुआ। और 1983 में पहली बार कांग्रेस को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा और रामकृष्ण हेगड़े वहाँ पे मुख्यमंत्री बने। रामकृष्ण हेगड़े वैसे तो ब्राह्मण थे, लेकिन लिंगायतों ने उन्हें सपोर्ट किया, चूँकि लिंगायत वोट बैंक एक तरह से कांग्रेस से किनारे कर रहा था। कांग्रेस का ग्राफ उसके बाद धीरे धीरे खिसकने लगा। रामकृष्ण हेगड़े के बाद वीरेंद्र पाटिल जब मुख्यमंत्री वहाँ पे बने, उनको लिंगायतों ने, चूँकि लिंगायत लीडर थे, उन्हें एक बड़ा जन समर्थन लिंगायतों ने दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से राजीव गांधी ने उन्हें डिसमिस किया, उसके बाद से लिंगायत उनसे किनारे हो गए, और वीरेंद्र पाटिल जो 179 सीट पे चुनकर आए थे अगले चुनाव में, यानी कि 1994 के चुनाव में जो राष्ट्रपति शासन के बाद का चुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं वो संख्या घटकर कांग्रेस की 36 रह गई, 36 सीटें कांग्रेस को मिली थी। वैसे ही बीजेपी से जब येदियुरप्पा अलग हुए तो बीजेपी की जो संख्या वो 40 सिमट कर रह गई थी। तो यानी कि लिंगायत जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ हमेशा रहा है। बाद में अटल जी के ज़माने में जब JH पटेल जो कि JDS के नेता थे, वो और येदियुरप्पा एक तरह से साथ मिले, तो उसके बाद से बीजेपी का ग्राफ वहाँ पे बढ़ने लगा। 2004 में 31 MLA लिंगायत समुदाय से थे, जब येदियुरप्पा वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे थे। 2008 में 39 MLA लिंगायत समुदाय से, 2018 में ये संख्या 38 MLA लिंगायत समुदाय से थे। लिंगायतों का जो 17% का वोट शेयर है वो तकरीबन 80 से 100 विधायकों को चुनने की क्षमता रखता है। और कांग्रेस जो लिंगायतों का सपोर्ट इतने सालों में लगातार देवराज उर्स के बाद लगातार खोती रही, तो कांग्रेस की संख्या जो देवराज उर्स के ज़माने में 50 विधायकों की होती थी, 70 के ज़माने में वो घटकर 15 और 16 MLA पे 2018 में आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि लिंगायत समुदाय कितना इन्फ्लुएंशियल, कितना क्रूशियल है बीजेपी के लिए। अगर बीजेपी लिंगायत समुदाय से किसी नेता का नहीं चुनाव करती है मुख्यमंत्री के लिए, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जो कर्नाटक की अगर कास्ट कॉम्बिनेशन को देखें, तो कर्नाटक में तकरीबन 17% लिंगायत समुदाय हैं। इसके अलावा दलित जो समुदाय है वो तकरीबन 20% के आसपास है। ट्राइबल 5% हैं। इसके अलावा मुस्लिम जो हैं 16%, क्योंकि जो पिछले मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने जो एक कॉलिशन तैयार किया था कि दलित मुस्लिम पिछड़ी जातियों का कॉम्बिनेशन, जो देवराज उर्स का कॉम्बिनेशन था, उसके आधार पर सिद्धरामैया को सफलता मिली थी 2013 के चुनाव में। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि येदियुरप्पा ने अलग पार्टी बनाकर बीजेपी को हराने का संकल्प लिया था, और लिंगायतों का 17% में से 10% वोट शेयर येदियुरप्पा को मिला था। भले ही वो सीटें न जीत पाए हों, लेकिन बीजेपी को उन्होंने 40 सीटों पर सीमित कर दिया था। इसके अलावा जो वोकलिंगा कम्युनिटी, जो अनदर एक डोमिनेंट कास्ट है कर्नाटक में, जिससे कि कांग्रेस के डी शिवकुमार, जो कि इस समय वहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और ख़ास करके जो कि पूरी जो JDS पार्टी है जिसमें कि देवगौड़ा, कुमारस्वामी, वो वोकलिंगा समुदाय से आते हैं। ये तकरीबन 11% इनकी संख्या है। इसके अलावा जो दूसरी जातियां हैं वो 24% के आसपास में है। तो सवाल ये है कि बीजेपी जो रिस्क उठाएगी, बीजेपी जिन नेता का चुनाव करेगी येदियुरप्पा के रिप्लेसमेंट के लिए, उसे अगर वो ब्राह्मण समुदाय से करती है तो निश्चित रूप से रामकृष्ण हेगड़े ब्राह्मण समुदाय से थे, लेकिन क्या लिंगायतों का सपोर्ट ब्राह्मण समुदाय के किसी लीडर को मिलेगा? वोकलिंगा और लिंगायतों के बीच में जो एक दूसरों के बीच में तनातनी है, उसमें अगर वोकलिंगा समुदाय से बीजेपी चुनती है तो क्या लिंगायत उन्हें सपोर्ट करेंगे?
ये सारे सवाल बीजेपी हाईकमान के सामने हैं। वैसे जो परंपरा के तौर पे बीजेपी ऑब्जर्वर भेजेगी, उस ऑब्जर्वर विधायकों से मिलने के बाद जो हाईकमान का चॉइस जो होगा उस चॉइस को विधायकों को बताया जाएगा और नए लीडर का चुनाव होगा। लेकिन येदियुरप्पा का रिप्लेसमेंट पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि येदियुरप्पा एक कर्नाटक के जायंट लीडर रहे हैं, लिंगायतों के बड़े नेता रहे हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के लीडर ऑपोजिशन, 3 बार के बीजेपी अध्यक्ष, 8 बार के एमएलए। उसका रिप्लेसमेंट पाना इतना आसान नहीं होगा। और एक किस्सा सुनाऊं कि जब 2008 में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह उस समय हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे बीजेपी के, राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, ये सब शपथ ग्रहण में गए थे और मैं भी शपथ ग्रहण में येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण में गया था। और येदियुरप्पा की जो अपील थी, येदियुरप्पा की जो पॉपुलैरिटी थी, कर्नाटक में लोग उनकी तुलना वाजपेयी से करते हैं और वाजपेयी की जैसी जो अपील, जो भीड़ हुआ करती थी, वो येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह में आई थी। और जैसे ही येदियुरप्पा ने अपना भाषण शुरू किया तो वो जो जनता थी वो येदियुरप्पा के नारे लगाने लगी। लेकिन जब लाल कृष्ण आडवाणी ने भाषण शुरू किया, वो जनता खिसकने लगी, जाने लगी। वो सिर्फ येदियुरप्पा को सुनने आई थी और येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह में आई थी। बीजेपी के कई नेताओं से जो साउथ का जो बीजेपी का एक्सपेंशन प्लान है, एक नेता से मैंने पूछा कि जिस तरह से पौंडीचेरी में बीजेपी को इस इलेक्शन में सफलता मिली है, केरल में कई सालों से बीजेपी और आरएसएस का पेट प्रोजेक्ट है कि केरल में बीजेपी का ग्राफ बढ़े, तो बीजेपी के एक जनरल सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि पौंडीचेरी में तो हमें 100 वोट ही मिलते हैं, इस बार थोड़ी से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे और बीजेपी ने वहाँ पे सांकेतिक सफलता पाई है। लेकिन कर्नाटक एक ऐसा राज्य रहा जो येदियुरप्पा ने अकेले अपने दम पर वहाँ पे बीजेपी को सत्ता की दहलीज तक लाए। तो इसलिए येदियुरप्पा का रिप्लेसमेंट खोजना बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होगी। और इससे ये भी पता चलेगा कि बीजेपी का जो हाईकमान है, जो अमित शाह और मोदी, वो किस तरह से अपने साउथ के प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और किस तरह से कर्नाटक में 2023 और 2024 को देख रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह से बीजेपी सत्ता में आएगी, क्योंकि नेतृत्व का चुनाव सबसे अहम मसला होगा बीजेपी हाईकमान के सामने। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें और हमें जो सब्सक्रिप्शन की राशि है उसे देकर हमें सब्सक्राइब करें और डायरेक्ट कमेंट, डायरेक्ट प्रतिक्रिया हमारे जो प्रोग्राम करते हैं उनसे आप ले सकते हैं।